Hello my dear class 10th lovely students, I'm Sameer Tripathi, your social science educator and I welcome you all to Step Up Academy. Friends, आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। हम समझेंगे कि सर एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर किया कैसे जाता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, प्लस क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या होते हैं और किस पर्टिकुलर क्रॉप को कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन ज्यादा सुटेबल होता है। बट उससे पहले आइए समझते हैं टर्म एग्रीकल्चर को कि एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बेटा, सिंपल शब्दों में एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर दो शब्दों से बना है। एग्री दैट मीन्स सॉइल एंड कल्चर दैट मीन्स कल्टीवेशन। एग्री दैट इज सॉइल एंड कल्चर दैट इज कल्टीवेशन। ग्रेट सर। अब एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट, जितना हम जानते हैं कि खेती किसानी करना, कि सर क्रॉप्स उगाना, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। कि एक फार्मर अपने खेत में क्रॉप्स उगाता है, उनको हार्वेस्ट करता है, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर। लेकिन क्या सिर्फ वही एग्रीकल्चर होता है? नो सर। एग्रीकल्चर को अगर आप सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, जो कि हमने क्लास 8 में पढ़ी भी थी, एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ व्हाट। एग्रीकल्चर में दो चीजें होती हैं। अब आप अगर हिंदी टर्म पे ही फोकस करेंगे, खेती किसानी या खेती बाड़ी, ठीक है सर। एग्रीकल्चर इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी ऑफ, सर पहली चीज तो हमें पता है, ग्रोइंग क्रॉप्स कि सर आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। लेकिन इसके अलावा एक और एक्टिविटी होती है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है। वो क्या होती है सर? एग्रीकल्चर कंसिस्ट्स ऑफ टू एक्टिविटीज। पहला है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। कि सर आप क्रॉप्स तो ग्रो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप कुछ एनिमल्स भी अपने साथ पाल कर रख रहे हैं और उन एनिमल्स का भी ख्याल रख रहे हैं। सो एग्रीकल्चर इज द साइंटिफिक एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री। कि सर आप क्रॉप्स तो ग्रो करते हैं, प्लस साथ में आप कुछ पशु पक्षी भी रखते हैं, नॉट पक्षी, बेसिकली पशु रखते हैं, कैटल्स रखते हैं, और आप उनको, वो कैटल्स आपको खेती करने में हेल्प करते हैं, प्लस आपकी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी होती है, ये दोनों आपस में हैंड इन हैंड चलती है। तो एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री की ये दोनों एक्टिविटीज को जब हम मिला देते हैं तो इट इज नोन एज एग्रीकल्चर। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो क्लास 10th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था, जब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, कि सर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम इकोनॉमी को सेक्टर्स में पढ़ने के लिए 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कि वहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उस बेसिस पे हम इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था कि सर एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। और पर्टिकुलरली इंडिया की जब मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये सब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ चुके हैं, सेक्टर्स में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आज भी ऑलमोस्ट 54% ऑफ पॉपुलेशन इट इज इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर ओनली। और एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी जहां पे मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम इज प्रोड्यूस्ड। उसके अलावा फूड ग्रेन्स के अलावा कई सारे रॉ मटेरियल भी इस एग्रीकल्चरल सेक्टर से प्रोड्यूस होता है। दैट मीन सर रॉ मटेरियल, कैसा रॉ मटेरियल सर? जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हमने देखा था कि सर वुड की मैं बात करूं कि फर्नीचर इंडस्ट्रीज में वुड यूज होता है। कॉटन की मैं बात करूं, सर कॉटन हम कंज्यूम नहीं करते हैं, वो कोई फूड क्रॉप नहीं है, बट इट इज यूज्ड इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सर एग्रीकल्चर में कई सारी ऐसी क्रॉप्स भी प्रोड्यूस होती हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, लेकिन वो कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस, जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिनको दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता है। और आपको पता चल रहा है कि सर एग्रीकल्चर जो है वो अभी कोई करंट एक्टिविटी नहीं है। इट्स सिंस एजेस जो एग्रीकल्चर है इंडिया में की जा रही है, कि सबसे पुराने, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात करता हूं तो उस टाइम पे भी लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं। तो पर्टिकुलरली इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जहां पे मेजर पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा कि शुरुआत जहां से होना शुरू हुई थी कि सर लकड़ी का प्लाव यूज कर रहे हैं, नॉर्मल खेती किसानी कर रहे हैं, छोटी छोटी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स द मेथड ऑफ कल्टीवेशन हैज चेंज्ड। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ चेंज हुआ है, सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज हुई हैं, और इसी के कारण फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी जो है वो चेंज हुई हैं। कहां से सर? सबसिस्टेंस से कमर्शियल टाइप में। अब देखिए, जब हम एग्रीकल्चर की बात करने की कोशिश करते हैं तो हम एग्रीकल्चर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी सर? आइए एक छोटा सा टेबल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर। एग्रीकल्चर को हम डिवाइड कर देते हैं 2 टाइप्स में। सर सबसिस्टेंस
पहला क्या है? सब्सिस्टेंस। दूसरा क्या है सर? कमर्शियल। दूसरा क्या है सर? कमर्शियल। सब्सिस्टेंस क्या होता है? फॉर सेल्फ यूज। कमर्शियल क्या होता है? फॉर सेलिंग इन द मार्केट। कि सर एग्रीकल्चर दो तरीके से की जाती है। एक की जाती है सब्सिस्टेंस के लिए, कि आप स्वयं के कंजप्शन के लिए जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और वहीं पे मैं अगर बात करूं कि जब आप वही एग्रीकल्चर मार्केट में बेचने के लिए कर रहे हैं या मार्केट में सेल करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब सब्सिस्टेंस की मैं जब बात करता हूं तो इसे हम दो टाइप्स में या तीन टाइप्स में बात कर लेते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, उसके अलावा मैं बात करूं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस की मैं जब बात कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। एक ये पूरा चार्ट अगर आपको याद हो गया ना तो एग्रीकल्चर पूरा आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि सर एग्रीकल्चर को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। ग्रेट सर। सब्सिस्टेंस कौन सी होती है? सर सब्सिस्टेंस जो सेल्फ यूज के लिए होती है। अब सब्सिस्टेंस को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट? सर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, और दूसरा होता है सर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। ठीक है सर। प्रिमिटिव क्या होता है सर? ओल्ड, पुराना। इंटेंसिव मतलब इंटेंसली काम करना। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो इसको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? सर हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग गैदरिंग, और दूसरा कौन सा होता है सर? पास्टोरल नोमैडिज्म। क्या होता है? पास्टोरल नोमैडिज्म। ग्रेट सर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस वो एक ही टाइप होता है। कमर्शियल की मैं जब बात करता हूं तो कमर्शियल को हम फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी सर? कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, सर मिक्स्ड फार्मिंग, सर थर्ड प्लांटेशन। क्या है तीसरा? सर प्लांटेशन। आई होप इस चार्ट से आपको सारी बातें समझ आ रही हैं कि जब मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर हम जनरली दो चीजों के लिए दो टाइप्स में करते हैं, दो टाइप्स में डिफाइन करते हैं, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है खुद के यूज के लिए, कमर्शियल फॉर सेलिंग इन द मार्केट। सब्सिस्टेंस की मैं जब बात करता हूं तो इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव, इंटेंसिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने तौर तरीके, इंटेंसिव मतलब छोटी सी जमीन पे ज्यादा मेहनत करके प्रोडक्शन करना। प्रिमिटिव को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हंटिंग गैदरिंग, पास्टोरल नोमैडिज्म। ग्रेट सर। कमर्शियल की मैं जब बात करता हूं तो कमर्शियल हम क्यों कर रहे हैं? फॉर सेलिंग इन द मार्केट। सेलिंग करने के लिए हम कैसे उसको डिवाइड कर देते हैं सर? ग्रीन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन। राइट। आई होप यहां तक सबको सारी बातें समझ आई हैं। ठीक है सर। अब मैं बात करूं अगर कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की मैं बात करता हूं तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो पुराने समय से हमारे यहाँ पे चली आ रही है, जो मेजर लोग करते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में होता क्या, आप छोटे से पैच ऑफ लैंड पे काम करते हैं और सभी पुराने टूल्स की हाथ से, वही आप कुदाली यूज कर रहे हैं, खुरपी यूज कर रहे हैं, फावड़ा यूज कर रहे हैं और हाथों से ही आप काट रहे हैं, हसिया यूज करके, जिसको हम बोलते हैं हसिया यूज करके आप क्रॉप्स को काट रहे हैं। और पूरी जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस हैं। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो लेबर होता है वो फैमिली का ही लेबर होता है और आप एक्स्ट्रा कोई खर्चा इसमें नहीं कर रहे होते हैं। राइट। आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं, आप एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे होते हैं। और प्रिमिटिव पुराने तरीके से, प्रिमिटिव का मतलब ही होता है पुराना। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि जिसमें आप पुराने मेथड्स को यूज कर रहे हैं। इसमें आप कुछ भी एक्सटर्नली यूज नहीं कर रहे हैं। आप इरिगेशन के लिए मानसून पर डिपेंडेंट हैं, सॉइल की फर्टिलिटी पे भी आप नेचुरली डिपेंडेंट हैं, और उसके अलावा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि सर एनवायरमेंट अगर अच्छा चला तो क्रॉप अच्छी ग्रो होगी। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस को हम फर्दर बात करते हैं स्लैश एंड बर्न में भी। स्लैश एंड बर्न के तरीके से भी हम उसको जानते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जनरली क्या होता है कि आपने एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया, इसके जो पेड़ पौधे थे उनको काटने के बाद उसको जला दिया आपने। ठीक है सर। जलाने के बाद क्या हुआ, ऐश जो है वो मिट्टी में मिल गई काफ़ी टाइम बाद, मतलब एक आध साल के लिए आपने छोड़ दिया। ये जो यहाँ पे राख हुई वो मिट्टी में मिल गई और मिट्टी में मिलने के बाद उसने मिट्टी को फर्टाइल कर दिया। इस लैंड पे आपने 3-4 साल एग्रीकल्चर किया, अब इसकी फर्टिलिटी कम हो गई तो आप क्या करेंगे, दूसरे लैंड पे जाएंगे, उसको क्लियर करेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे, उसको जला देंगे, अगेन उसको वेट करेंगे कि वो मिट्टी में ऐश मिल जाए और फिर वहां एग्रीकल्चर करेंगे। दिस इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, काटना और जला देना। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बेसिकली आप एक पैच ऑफ लैंड क्लियर कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, काट के फिर छोड़ दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, जो ऐश है वो मिट्टी में मिल जा रही है और उसको फर्टाइल कर दे रही है। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस
द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। और दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इससे क्या होता है कि नेचुरली सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और आपको एक्सटर्नली कुछ भी मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बेसिकली जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न इनपुट्स पर बेस्ड नहीं होती है, रादर वो नेचुरली नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में, कॉन्कुआ इन वेनेजुएला, रोका कॉन्यू को बोला जाता है वेनेजुएला में, रोका बोला जाता है ब्राजील में, मसूल बोला जाता है सेंट्रल अफ्रीका में, लडांग बोला जाता है इंडोनेशिया में और रे बोला जाता है वियतनाम में। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखना है, 1 मार्क के लिए आ सकते हैं कि किसको कहां कहां क्या बोला जाता है। फिर से, मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कॉन्कुआ इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसूल इन सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। राइट, ये नाम याद रखने। इंडिया में इस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बेवार या दाहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में, पोडू या पेंडा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, पामा दाबी या कोमन कहा जाता है, या फिर ब्रिंगा ये कहा जाता है उड़ीसा में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वालरे और वॉल्ट्रे इन सदर्न साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झुमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो झुमिंग जो नाम है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आता है। ये 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन इनमें से बन सकता है कि आखिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग जगहों पे किन नामों से जाना जाता है। राइट, अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस की बात करते हैं। तो प्रिमिटिव में हम क्या कर रहे थे कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में हम एक छोटे से लैंड पे ओल्ड प्रैक्टिसेस का ही इस्तेमाल कर रहे थे और ओल्ड मेथड्स के थ्रू ही एग्रीकल्चर कर रहे थे। इंटेंसिव सबसिस्टेंस की सर इंटेंसली आप एक जमीन, एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड वही है, बट आप इंटेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि जितना हो सकता है उससे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि जहां पे हाई पॉपुलेशन होती है ना, उन जगहों पे ये एग्रीकल्चर किया जाता है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस में बेसिकली एक फैमिली जो है वो फैमिली साइज बड़ा है और उन्हें वो फूड प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करेंगे एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड जो कुछ उनके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके और फैमिली लेबर का इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कि उस छोटे से लैंड से आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें उतना अच्छा है। दैट इज नोन एज इंटेंस। बहुत हार्डकोर तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि लैंड से जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो सके, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, आप वो प्रोड्यूस करेंगे। तो जनरली आप यहाँ पे हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हायर प्रोडक्शन हो सके। राइट, अब प्रॉब्लम क्या है इंटेंसिव सबसिस्टेंस का कि सर जो हमारे यहाँ पता है ना कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस, कि सर अगर मैं फादर हूँ, मेरे जो बच्चे होंगे उनके पास मेरी ज़मीन चली जाएगी। तो अब मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन थी, दोनों के पास हाफ गई, उनके बच्चे हुए 25, उनके बच्चे हुए 12.5, उनके बच्चे हुए कितना ज़्यादा। तो इससे क्या हो रहा है कि ज़मीन कम से कम होती जा रही है कि अगर एक साथ एक बड़ी ज़मीन पे आप एग्रीकल्चर करेंगे तो सर कम इनपुट्स लगेंगे। इतनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स की साइज होती जा रही है, फैमिली साइज बढ़ता जा रहा है, जमीन कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको क्या करना है, इंटेंसली आपको जो जमीन अवेलेबल है उसी में इंटेंस एग्रीकल्चर करके कोशिश करनी है कि प्रोडक्शन इतना हो जाए कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए। राइट, और इसी कारण से एग्रीकल्चरल लैंड पे बहुत तेजी से प्रेशर बढ़ता जाता है। इकोनॉमिक में भी हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में भी, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है कि सर जितने लोग जरूरी भी नहीं है उससे ज्यादा लोग इसमें अवेलेबल हैं, उसमें लगे हुए हैं और प्रोडक्शन अभी भी उतना ही हो रहा है जितना हमें मिलता था। अब कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कमर्शियल का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हैं कि मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ज्यादा प्रोडक्शन। तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी की जा सके। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में आप एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इनपुट जो है वो भी पुराने ही हैं, सारे ज्यादा इनपुट नहीं कर रहे हैं, फैमिली लेबर है और जो आउटपुट है वो कम है। कमर्शियल में डिफरेंस क्या है कि लैंड साइज बहुत बड़ा है, एग्रीकल्चर मार्केट में बेचने के लिए किया जा रहा है, कैश क्रॉप्स के ऊपर फोकस हो रहा है, मॉडर्न इनपुट मेथड्स का यूज किया जा रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा है और यहाँ पे लेबर्स को भी हायर किया जा रहा है लार्ज नंबर में ताकि इस कमर्शियल फील्ड पे वो काम कर सकें। कमर्शियलाइजेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती रहे। जैसे राइस की मैं बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में राइस जो है कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन उड़ीसा में वही जो है एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है कि डिपेंड करता है कहां पे कौन सी क्रॉप कितनी अवेलेबल है और ये जो मॉडर्न इनपुट मेथड्स है वहां पे कितने अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से कोई भी क्रॉप एक रीजन से दूसरी रीजन कमर्शियल हो सकती है। अब हमने क्या बात की कि कमर्शियल क्रॉप में सबसे पहले एक प्लांटेशन की बात करते हैं कि कमर्शियल में भी 2 टाइप के होते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग और ग्रेन, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है सर, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में आप लार्ज स्केल में ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या करते हैं कि आप बड़े से फार्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तरफ आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक तरफ आप पास्चर्स रख रहे हैं।
पास्चर किसके लिए? जो एनिमल्स आपने रखे हुए हैं। तो आप दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं कि उसी खेत में एनिमल्स भी रखे हुए हैं, उसी खेत में एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। लास्टली आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है कि बहुत बड़े एरिया में सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करना है। जैसे असम में अगर आप जाएंगे तो चारों तरफ आपको हरियाली तो दिखेगी, लेकिन वो हरियाली क्या है सर? टी है। तो असम में हर एक जगह सिर्फ टी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अलावा और किसी के लिए वहां पे लैंड का यूज कर ही नहीं रहे हैं। वहां पे अगर कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेजरली टी प्रोड्यूस हो रही है। इसमें आप क्या करते हैं कि सिंगल क्रॉप को बहुत लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं, और इसका जो है ये एक इंपॉर्टेंट इंटरफेस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में कि सर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो है और इंडस्ट्री जो है, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक जो लिंकिंग इंटरफेस है वो यही प्लांटेशन है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये प्लांटेशन जो होते हैं ये बहुत लंबे इलाकों में होते हैं, बहुत बड़े बड़े इलाकों में होते हैं। कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और इनपुट्स का इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है, प्लस लेबर फोर्स भी जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। और जितना भी रॉ मटेरियल यहाँ से उगता है वो रॉ मटेरियल या जो भी प्रोड्यूस यहाँ पे होता है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांटेशन में आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, रबर, टी, कॉफ़ी, जो भी कुछ है वो दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है कि आप उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं। आपको ये टी लीव्स को प्रोसेसिंग के लिए भेजना पड़ता है और तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल फार्मिंग की जब आगे हम बात करते हैं तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो प्लांटेशन क्रॉप मेजर कौन कौन सी हैं सर? टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा, ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी की मैं बात करूं तो असम और नॉर्थ बंगाल में, कॉफी कर्नाटका में, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो इन स्टेट्स में ग्रो की जाती हैं। और प्रोडक्शन मेनली यहाँ पे मार्केट के लिए होता है, तो कोशिश ये की जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड स्टोरेज और कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली सेटअप हो इन सारे एरियाज में, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप्स जो भी ग्रो हो रही हैं उनको जल्द से जल्द इंडस्ट्री पहुंचाना होता है ताकि उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाए और वो खराब ना हो। जैसे टी लीव्स की मैं बात करूं कि इनिशियली टी लीव्स जो पत्ती हमारे पास आती है वो वैसी नहीं उगती, वो लीव्स के फॉर्म में उगती है, उनको प्रोसेस करके फिर पत्ती के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारे पास दाने वाली आती है ना, पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होता है। तो अगर ज़्यादा लंबे वक्त तक आप इन लीव्स को अपने पास रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगी, सूख जाएंगे और उनकी प्रोसेसिंग ईजी नहीं हो पाएगी। इसी कारण से ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन इन सब जगहों पे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो। अब जब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की, तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कुछ फूड क्रॉप होते हैं, कुछ फाइबर क्रॉप होते हैं, कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। और इन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए सर आपको पता है कि अलग अलग कंडीशंस भी होते हैं। तो व्हाट वी डू जनरली, हम इसको क्रॉपिंग पैटर्न में डिवाइड कर देते हैं कि इंडिया के अंदर एक क्रॉपिंग पैटर्न होता है। क्या सर? रबी, खरीफ और जायद, ये तीन क्रॉपिंग पैटर्न है कि ये तीन सीजन्स हैं जहां पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगती हैं। सबसे पहले बात करते हैं राबी की या रबी की। राबी को आप याद रखिए, रवि सन को बोलते हैं हिंदी में, सन को हिंदी में बोला जाता है रवि, ठीक है, हिंदी में सन को रवि बोला जाता है। तो राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो कि गर्मियों के टाइम पे हार्वेस्ट की जाती हैं। राबी क्रॉप्स कौन सी होंगी? जो सर बोई जाएंगी अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास, और हार्वेस्ट कब की जाएंगी सर? हार्वेस्ट की जाएंगी जब समर शुरू हो जाएगी, सन आना शुरू हो जाएगा तब। सन कब आता है सर? समर में। तो समर में हार्वेस्ट होगा उनका, तो 6 महीने पहले आप लगा लीजिए कि अगर हम मार्च अप्रैल में इनको हार्वेस्ट कर रहे हैं तो सोइंग सीजन कब होगा? 6 महीने पहले, क्योंकि किसी भी एक क्रॉप को ग्रो होने में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगता है। तो राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जिनको विंटर में सो किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इनको बेसिकली अप्रैल से जून के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट सर, वीट तो सबसे पहले, वीट तो याद होना ही चाहिए, वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है। दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, जनरली नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर वीट और दूसरे राबी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि विंटर्स के टाइम पे जो हल्की फुल्की प्रेसिपिटेशन होती है वो इन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये प्रेसिपिटेशन कैसे मिलती है? क्लास 9 क्लाइमेट में हमने पढ़ा था कि जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होती हैं, वो हल्की फुल्की बारिश इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में करती हैं और सेंट्रल इंडिया में, जिसके कारण ये जो राबी क्रॉप्स होती है उनको विंटर के टाइम पे प्रेसिपिटेशन मिल जाता है और इनकी ग्रोथ अच्छी खासी होती है। However, the success of Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of Rabi crops. कि सर ये तो एक फैक्टर था ही, लेकिन इंडिया में जो 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, कहीं ना कहीं राबी क्रॉप्स के ग्रोथ जो है इंडिया के अंदर, राबी क्रॉप्स का जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस ग्रीन रेवोल्यूशन में। और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण राबी क्रॉप्स का ग्रोथ इंडिया के अंदर अच्छे से हो पाया है। खरीफ क्रॉप्स की मैं अगर बात करूं तो खरीफ को आप ऐसे याद रखिए, RIF। खरीफ क्या? रेन फेड,
खरीफ क्या, रेन फेड। खरीफ क्या, रेन फेड। रेन फेड मतलब जिनको बारिश की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि सर इनको तब वो सो किया जाएगा या बोया जाएगा जब बारिश हो रही होगी। तो बारिश कब होती है सर? जुलाई, अगस्त सितंबर के आसपास बारिश होती है, और अगर 6 महीने में लगा लो तो ये विंटर के टाइम में इनको सो किया जाता है। तो खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें जनरली मानसून के ऑनसेट के साथ सो किया जाता है, और सितंबर अक्टूबर के आसपास इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की मैं बात करूं तो सर चावल सबसे ज्यादा उनको, और ऐसी क्रॉप्स यहां पे आएंगी जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इनको बहुत पानी चाहिए होता है। राइस की तो मैं बात करूं तो चावल के खेतों में तो पानी भरा रहना चाहिए पूरे टाइम। तो याद रखना है खरीफ रेन फेड मतलब जो बारिश जिनको चाहिए, जिनको जो बारिश बहुत ज्यादा है, जिनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं। तो इनको जनरली तब सो किया जाता है जब मानसून आने वाला होता है, बारिश का सीजन आने वाला होता है, और इनको हार्वेस्ट तब किया जाता है जब सर जनरली ठंडी का ऑनसेट होने वाला होता है, तब इनको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। Some of the most important rice growing regions इंडिया में असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में भी कोंकण कोस्ट, एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है। और पैडी जो है पंजाब हरियाणा में एक इंपॉर्टेंट क्रॉप की तरह ग्रो होना शुरू हुआ है। पहले तो वहां पे मेनली व्हीट पर फोकस होता था, बट अब पैडी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप बन चुका है पंजाब हरियाणा में। एंड ऑल दीज क्रेडिट गोज टू ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके अलावा असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में 3 क्रॉप्स जो है पैडी की वो साल में ग्रो की जाती हैं, कि 3 बार पैडी क्रॉप को ग्रो किया जाता है पूरे साल में। तो सर ये खरीफ कैसी हुई? जनरली वहां पे इरिगेशन अच्छा है, बारिश अच्छी होती है थ्रू आउट द ईयर, तो इस कारण से वहां पे अच्छी खासी क्रॉप ग्रो की जा सकती है। और कौन कौन सी है? औस, अमन और बोरो। औस, अमन और बोरो, ये 3 पैडी क्रॉप्स हैं जो कहां ग्रो की जा रही हैं? असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। क्यों? क्योंकि वहां पे इरिगेशन और बारिश की जो फैसिलिटी है वो साल भर हमें मिलती रहती है। राइट। अब अगर मैं बात करूं क्रॉपिंग पैटर्न में आगे, तो रबी और खरीफ के बीच में एक क्रॉपिंग सीजन आता है जिसको बोला जाता है जायद सीजन। ठीक है, जेड लास्ट, कि जायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली रबी और खरीफ के बीच में। आपने देखोगे ना कुछ ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, रबी और खरीफ के बीच में, विंटर समर सीजन और मानसून के बीच में। वाटरमेलन हो गया, राइट, मेलन्स हो गए, ये सब चीजें हमें कब मिलती हैं सर? वो उसी सीजन में मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट जायद क्रॉप्स कौन सी हैं सर? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, कुछ वेजिटेबल्स और फोडर ग्रेन्स। राइट। तो आपको ये समझ आ गया होगा। शुगर केन, इसको ऑलमोस्ट 1 साल लगता है ग्रो होने के लिए, तो उसको तो हम सब में रख देते हैं, राबी, खरीफ, जायद तीनों में आ जाता है वो, क्योंकि उसे 1 साल लगता है ग्रो होने में। बाकी सारी क्रॉप्स तो ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स में ग्रो हो जाती हैं, लेकिन शुगर केन इट टेक्स 6 मंथ्स टू ग्रो, और आई मीन 12 मंथ्स टू ग्रो। फाइन सर। अब मैंने क्या बात की कि मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर कई सारे फूड और नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो हम क्रॉप्स को जनरली डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में। कैसे? एक होती हैं फूड क्रॉप्स, जनरली हम खाने के लिए यूज करते हैं। एक होती हैं फाइबर क्रॉप्स, सर रेशे बना, कॉटन, जूट, फाइबर क्रॉप्स। फिर होते हैं सर बेवरेजेस, टी, कॉफी। फिर होती हैं सर हमारे पास फ्रूट्स, और फिर होती हैं हमारे पास सर वेजिटेबल्स। ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको हम इन 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी? फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेजेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्लियर? किस फैक्टर पे ये वेरी करते हैं कि सर सॉइल कैसी है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग सॉइल मिलती है, इसलिए अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती हैं। क्लाइमेट अलग अलग है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, और मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं दे आर राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। ठीक है, ग्रेट सर। सबसे पहले करते हैं मेजर फूड क्रॉप की बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सर राइस। क्या है सर? इट इज द मेजर स्टेपल फूड क्रॉप। स्टेपल क्या? बेसिक डाइट, कि चावल तो सर हर कोई खाता है, बेसिक डाइट तो ये पूरे इंडिया की बेसिक डाइट चावल तो है ही। सो इट इज द स्टेपल क्रॉप एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया दे ईट फूड। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, याद रखना है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। ये कैसी क्रॉप है सर? ये खरीफ क्रॉप है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है खरीफ क्रॉप में? तो आपको पता होना चाहिए कि सर खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है? जब मानसून का ऑनसेट होता है। तो जनरली टेम्परेचर इसको हाई चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस हाई ह्यूमिडिटी, कि सर ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जहां पे होती है वहीं पर ये क्रॉप ग्रो हो सकती है, क्योंकि इसको इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जहां पे लेस रेनफॉल होता है जनरली वहां पे इरिगेशन के हेल्प के साथ इसको ग्रो किया जाता है, कि कुछ एरियाज में जहां राइस ग्रो हो रहा है सर वहां रेन तो उतनी है नहीं, तो इरिगेशन, एक्सटर्नल फैसिलिटीज इरिगेशन की जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, और फिर राइस का ग्रोथ होता है।
राइस की मैं अगर बात करूं तो मेनली ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के प्लेन्स में ग्रो किया जाता है, कोस्टल एरियाज में और डेल्टाइक रीजन में। कैसे? अब देखिए ये सारा जो रीजन है ये पूरा रेन फेड रीजन है, यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है कि सर नॉर्दर्न प्लेन्स, मैं आपको अगर बताऊं तो ध्यान दीजिएगा सर क्या क्या है। सर हमारे पास है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है। जो सेंट्रल प्लेन्स जिनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न और सेंट्रल प्लेन्स, तो सर नॉर्दर्न और सेंट्रल प्लेन्स, ये है असम प्लेन्स, उसके बाद ये कोस्टल रीजन, ये यहाँ पे डेल्टाइक रीजन बंगाल, और ये फिर अगेन कोस्टल रीजन। ठीक है, तो कोस्टल रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स और डेल्टाइक रीजन में राइस का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर और इरिगेशन और मतलब प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और प्रेसिपिटेशन मिलता है। कुछ एरियाज में जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप होना शुरू हुई हैं वहाँ पे भी राइस जो है एक मेजर क्रॉप बन चुकी है कि आप उन्हें वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे रेनफॉल नहीं, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान में उतनी बारिश नहीं होती जितनी चावल को चाहिए, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज़ के डेवलप होने के कारण राइस का ग्रोथ इन जगहों पे हो सकता है। वीट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। सर वीट ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ये एक मेन फूड क्रॉप है जो जनरली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंज्यूम होता है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में सर राइस, मतलब राइस तो पूरे इंडिया में ही होता है, बट मेनली अगर मैं रोटी की बात करूं तो साउथ इंडिया में ज़्यादा रोटी नहीं खाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं खाई जाती है। मेजरली रोटी की मैं अगर बात करूं या आटे की मैं बात करूं तो उसका कंज्यूम हम करते हैं सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ये एक राबी क्रॉप है जिसे कूल टेम्परेचर, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए और प्लस हाई सनशाइन चाहिए जब ये पक रही हो उस टाइम पे, कि जब आप सो कर रहे हैं तो कूल सीजन, जब ये पक रही है तो हाई टेम्परेचर। रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन्स हैं इंडिया में, गंगा सतलज प्लेन्स एंड नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। कि देखिए एक है गंगा सतलज प्लेन, ये है सर इधर पे, सॉरी गंगा सतलज प्लेन, गंगा सतलज प्लेन। उसके बाद मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट, सर मैं इसको और अच्छे से बताता हूं, सॉरी गंगा सतलज प्लेन यहाँ पे आएगा, गंगा सतलज प्लेन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया। एंड उसके बाद हमारे पास आता है डेक्कन का ये जो रीजन, ये जो डेक्कन का रीजन है जहाँ पे ब्लैक सॉइल हमें मिलती है, वहाँ पर वीट का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है मेजरली। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। की मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सबको मिलेट्स कहा जाता है। जनरली इनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इनको ज़्यादा इरिगेशन या फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये कम टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकती हैं, मतलब कम इरिगेशन पे भी और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में भी ग्रो कर सकती हैं। प्लस इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो। जैसे रागी की मैं बात करूँ, आप सब लोग खाते होंगे रागी रिच आटा या बिस्किट्स, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिलेट्स में ज्वार के बारे में। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। की राइस, वीट के बाद ज्वार सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया के अंदर, जितना मतलब प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग। ये एक रेन फेड क्रॉप है जो मोस्टली मॉइस्ट एरियाज में ग्रो की जाती है, जिसको इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कि इरिगेशन नहीं करेंगे, जहाँ पे बारिश के टाइम पे इसको ग्रो किया जाता है, जितनी बारिश मिल गई उतने में ही आराम से ग्रो कर सकती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग एरियाज आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा की मैं बात करूं तो बाजरा जो है सैंडी सॉइल में ग्रो होती है। सैंडी सॉइल आपको पता है ना, जो कम, बहुत लेस फर्टाइल होती है, राजस्थान और इन सब इलाकों में जो पाई जाती है, जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। तो ये सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल की जो थोड़ी कमजोर क्वालिटी होती है ना, उसमें ग्रो होती है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं सर? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी की मैं बात करूं तो ये ड्राई रीजन्स में ग्रो होती है। अगेन मैंने बताया ये सारी कोर्स क्रॉप है कि इनको ज्यादा एग्रीकल्चर या बहुत फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है, ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है। रागी अगेन रेड, ब्लैक और सैंडी लोमी सॉइल में ग्रो करती है। ये सारी कौन सी सॉइल टाइप्स हैं जो सर कम फर्टाइल होती हैं, थोड़ी लेस फर्टिलिटी होती है इनकी। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग एरियाज कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, रागी जो क्रॉप है ये बोथ फूड और फॉडर क्रॉप है। फूड और फॉडर मतलब कि सर सॉरी, मेज की मैं जब बात करता हूँ, मेज की जब मैं बात करता हूँ तो इसको एज अ फूड भी यूज करते हैं, और फॉडर मतलब जो पशुओं, जानवरों को भी खिलाया जा सके, मक्का, मेज। तो मेज की जब मैं बात करता हूँ तो मेज सर बोथ फूड एंड फॉडर क्रॉप है। ये खरीफ क्रॉप है, जनरली इसको टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए और ओल्ड एलुवियल सॉइल में ये ग्रो करती है। ओल्ड एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा।
कुछ स्टेट्स लाइक बिहार में मेज जो है वो राबी सीजन में ग्रो किया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं कि मॉडर्न इनपुट मेथड्स जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन के आ जाने के कारण मेज का प्रोडक्शन अब और ज़्यादा दूसरे एरियाज में भी बढ़ गया है जहां पर अभी तक नहीं हो रहा था। और मेजर एरियाज की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना ये मेजर मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्सेस की। तो इंडिया सर इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे ज्यादा पल्सेस इंडिया में ही होती हैं और सबसे ज्यादा पल्सेस का कंजप्शन भी इंडिया के अंदर ही होता है। जनरली हमें सबको पता है कि वेजिटेरियन डाइट में एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है और इंपॉर्टेंट पल्सेस कौन कौन सी हैं? तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम। और हम इन सब पल्सेस के बारे में जानते हैं। पल्सेस को कम मॉइस्चर चाहिए होता है और जनरली वो ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो कर सकती हैं। और ये सारी लेग्यूमिनस होती हैं। लेग्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि सर पहली चीज ये सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करने में हेल्प करती हैं। आपको पता है ना कि इन सब लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी हैं जो सर सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हेल्प करते हैं, जिनके नोड्यूल्स में राइजोबियम होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं और प्लस ये सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच करने में भी हेल्प करती हैं। जो एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये सॉइल में फिक्स कर देती हैं और जनरली उनकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो जनरली इनको एज अ यूज किया जाता है रोटेशन में, कि ताकि आपने कोई मेजर क्रॉप ग्रो की फिर पल्सेस ग्रो कर दी ताकि सॉइल फिर से फर्टाइल हो जाए। एक्सेप्ट अरहर, ये याद रखना है कि अरहर के अलावा बाकी सारी पल्सेस जो होती हैं, अरहर के अलावा बाकी जितने भी पल्सेस होती हैं वो सारी लेग्यूमिनस होती हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। तो जनरली इन्हें रोटेशन में ग्रो किया जाता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग एरियाज की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। अब मैं बात करूं शुगर केन की, कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की। अब कुछ और फूड क्रॉप्स की बात करते हैं जो कि ग्रेन्स या पल्सेस नहीं है। तो सबसे पहले आ जाता है सर शुगर केन। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। अगर आपको याद आ रहा हो सर, इक्वेटर, ट्रॉपिकल एरिया, सॉरी मैं आपको दिखाता हूं, आप अगर यहां पे ध्यान दें तो सर इक्वेटोरियल रीजन होता है ये वाला, इक्वेटर के आजू बाजू। इक्वेटर और इसके बीच का जो एरिया होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। पोलर और ट्रॉपिकल के बीच का जो एरिया होता है ये होता है सब ट्रॉपिकल। देखो मैं लिख देता हूँ, ये ट्रॉपिकल, ये पूरा इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये भी सर सब ट्रॉपिकल और ये पोलर। तो जनरली शुगर केन कहाँ कहाँ ग्रो होता है सर? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसको ग्रो किया जाता है। मतलब टॉरिड और टेम्परेट जोन में इसको ग्रो कर सकते हैं। जनरली वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है, जहाँ पे क्लाइमेट में हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल अराउंड 75 से 100 सेंटीमीटर की इसको रेनफॉल अच्छी चाहिए होती है। और मैंने आपको बताया था कि ये क्रॉप को पूरा साल लगता है ग्रो होने में। इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो और इसको इरिगेशन की भी जरूरत ज्यादा होती है। तो जहां पर कम रेनफॉल है वहां इरिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऑल्दो इसको अलग अलग सॉइल्स के साथ प्रोड्यूस किया जा सकता है डिफरेंट इनपुट्स का प्रोवाइड करा के। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ब्राजील के बाद इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। और शुगर केन के कई सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जैसे शुगर, गुड़, खांडसरी, मोलासेस, ये सब शुगर केन से ही, शक्कर जो हम कंज्यूम करते हैं, गुड़ जो कंज्यूम करते हैं, खांडसरी जो यूज करते हैं, ये सब शुगर केन से ही बन के आता है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज की मैं बात करूं इंडिया में तो वी हैव उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। बात करते हैं ऑयल सीड। ऑयल सीड कौन सर? अगर आप जाते होंगे सामान खरीदने तो आपको पता है सनफ्लावर ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, ग्राउंड नट ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल आता है। तो इन सबको क्या कहा जाता है? ऑयल सीड्स। 2018 की मैं अगर बात करूं तो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट इंपॉर्टेंट, ऑयल सीड में ग्राउंड नट आता है। ग्राउंड नट, मूंगफली, मूंगफली का सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना था 2018, इंडिया था, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना। रेप सीड की मैं अगर बात करूं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रेप सीड का, कनाडा और चाइना के बाद 2018 में। उसके अलावा मैं बात करूं कि ऑयल सीड्स जो हैं इंडिया में 12% एरिया में ग्रो किए जाते हैं। मेन ऑयल सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में वो हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये ऑयल सीड्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड फॉर कुकिंग के लिए यूज किया जा सकता है और ये सारे एडिबल सीड्स होते हैं। सम इनमें से कुछ जो है उनको रॉ मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है, जहाँ पे आप सोप, कॉस्मेटिक या ऑइंटमेंट्स जो बनाते हैं उनमें इन सीड्स का इस्तेमाल होता है। कोकोनट ऑयल की मैं बात करूँ, ठीक है, या फिर मैं मस्टर्ड ऑयल की बात करूँ, ऑलिव ऑयल की बात करूँ, इन सबको यूज़ किया जाता है इन सब फैक्ट्रीज में भी। ग्राउंड नट जो है वो एक खरीफ क्रॉप है कि ज़्यादा इरिगेशन चाहिए और मॉइस्ट और ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए। एंड इट इज द मेजर ऑयल सीड विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का और उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु आता है।
लिनसीड और मस्टर्ड की बात करूं तो ये राबी क्रॉप है। सीसम की बात करूं तो वो खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में। सीसम इट्स अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। कैस्टर सीड ये दोनों राबी और खरीफ दोनों सीजन में ग्रो किया जा सकता है। बेवरेजेस की अगर मैं बात करूं, बेवरेजेस जिन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं लिक्विड क्रॉप्स की, जिन्हें एज अ टी कॉफी जिन्हें आप एज अ लिक्विड कंज्यूम कर सकते हैं, उनमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट टी। टी जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप भी है जो जनरली इंडिया में ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। और आज के टाइम पे आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस इंडियंस के द्वारा ही किए जाते हैं और इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा टी इंडिया में भी ग्रो की जाती है। टी कहाँ पे अच्छी ग्रो होती है सर? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ठीक है, जहाँ पे डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा हो कि सर नमी बहुत ज़्यादा हो सॉइल में, ठीक है, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए और नमी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और मॉइस्चर भी अच्छा खासा होना चाहिए। टी बुशेस को जनरली वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, फ्रॉस्ट फ्री, की बर्फ ना गिरे, फ्रॉस्ट ना हो, मॉइस्ट और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए थोड़ा थ्रू आउट द ईयर। फ्रीक्वेंट शॉवर्स, जो हल्की फुल्की बारिश होती है वो भी इसके लिए बढ़िया होती है और इसको कंटिन्यूसली वो फ्रीक्वेंट शॉवर्स चाहिए होते हैं। टी जो है एक लेबर इंटेंसिव और बहुत ही लेबर ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, वैसी इंडस्ट्री है। अबेंडेंट और चीप स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं और टी को मैंने बताया था प्रोसेस करने के लिए आपको इंडस्ट्री में ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कोशिश की जाती है कि छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन द फार्म लगा दी जाए कि जैसे ही आपने टी के पत्तियों को तोड़ा आप उन्हें तुरंत प्रोसेस करके रख सकें ताकि उनको उसकी फ्रेशनेस बनाए रखें। इंपॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया के मैं बात करूं, असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ रीजन्स हैं, प्लस मैं बात करूं साउथ इंडिया के जो कुछ रीजन्स हैं वहाँ पर टी का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा भी इंपॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। 2018 में इंडिया वाज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। कॉफी की मैं बात करूं तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कॉफी इंडिया के अंदर ही ग्रो की जाती है। जनरली अरेबिक वैरायटी जो होती है, अरब में कॉफी शुरू हुई थी बनना और अरब से इंडिया में आई, तो अरेबिक वैरायटी ऑफ कॉफी जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, राइट, और पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। इनिशियली इसका कल्टीवेशन शुरू हुआ था बाबा बूदन हिल्स में, चिकमंगलूर, कर्नाटका। बाबा बूदन हिल्स, चिकमंगलूर, कर्नाटका में ये जगह है और आज भी आप देखेंगे कि नीलगिरी और कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी स्टिल इन इंडिया। उसके अलावा केरला और तमिलनाडु में भी कॉफी का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में होता है। 2018 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब बात करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। 2018 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद। जनरली ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। मैंगोज की मैं बात करूँ, फ्रूट्स की बात करते हैं तो मैंगोज कहाँ पे सर? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। ऑरेंजेस सर नागपुर के फेमस हैं, उसके अलावा चेरापूंजी, मेघालय। बनाना सर केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेनली साउथ इंडिया। लीची की बात करूँ, लीची और गुआवा, अमरूद, उत्तर प्रदेश और बिहार में। पाइनएप्पल की मैं बात करूं सर मेघालय। ग्रेप्स की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, डेक्कन के एरिया। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, एग्जैक्ट नॉर्थ में ये सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड को भी आप मार्क कर लीजिए एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। उसके अलावा वेजिटेबल्स की मैं बात करूं तो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, मटर, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो इंडिया के अंदर वेजिटेबल क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होती हैं। उसके अलावा अब मैं बात करूं कुछ नॉन फूड क्रॉप्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रबर। रबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल नॉन फूड क्रॉप है। रबर की जब हम बात करते हैं तो ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटर्स में, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई ह्यूमिडिटी होती है, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस में इन्हें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो किया जा सकता है। मैंने बताया इसको हाई ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर चाहिए होता है, जहाँ पे रेनफॉल जनरली 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए और 25 डिग्री से अबव टेम्परेचर होना चाहिए। रबर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है और इसको मेनली ग्रो किया जाता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में और गारो हिल्स मेघालय में। उसके अलावा फाइबर क्रॉप्स की मैं बात करूं तो वी हैव कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ये कुछ 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। पहली जो 3 हैं वो बेसिकली the first 3 are derived from the crops grown in the soil, the latter is obtained from cocoons and silkworms। कि ये 3 जो हैं ये तो सॉइल में ग्रो की जाती है, लेकिन इसको cocoons, सिल्कवॉर्म जो होते हैं उससे बनाया जाता है, जो कि मलबरी रीव्स में रहते हैं। सिल्कवॉर्म की रियरिंग जो होती है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, द सिल्कवॉर्म रियरिंग इट इज नोन एज सेरीकल्चर, जहाँ पे आप cocoons में रखते हैं सिल्कवॉर्म्स को, उनको फीड करते हैं मलबरी रीव्स और फिर वो अपने आसपास एक ककून बनाते हैं जिससे सिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, रेशे बनाए जाते हैं।
उसके अलावा कॉटन की बात करें तो सर हम जानते हैं कि इंडिया से ही कॉटन का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले कॉटन प्रोडक्शन इंडिया से ही हुआ था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें उसके साक्ष्य भी मिलते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी है इंडिया के अंदर। 2017 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, कि सिर्फ चाइना ही है हमसे आगे जो इतनी सारी क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया इज इन द सेकंड नंबर। कॉटन जनरली ड्रायर पार्ट्स में ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल जो डेक्कन में है, ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत इंपॉर्टेंटली ग्रो होता है, डेक्कन का जो इलाका है। इसको हाई टेम्परेचर, कम रेनफॉल और इरिगेशन हल्का फुल्का चाहिए, और प्लस कोई भी ऐसा बहुत एक्सट्रीम ठंड इन्हें नहीं चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसके ग्रोथ के लिए। कि सर हाई टेम्परेचर कम रेनफॉल, तो हाई टेम्परेचर चाहिए मतलब ठंड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 210 दिन एटलीस्ट टेम्परेचर कम होना, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और किसी भी प्रकार से फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। ये खरीफ क्रॉप है और इसको लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट के बारे में। तो जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, और बेसिकली ये फ्लड प्लेन्स की जो सॉइल होती है, ठीक है, फ्लड प्लेन बेसिकली वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ, डेल्टाइक रीजन की जो सॉइल होती है या फ्लड प्लेन की जो सॉइल होती है जो हर साल चेंज होती है, भाबर और खादर याद आ रहा है, तो जो खादर सॉइल होती है उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जूट जो होता है वो खादर सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जनरली इसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई रेनफॉल भी चाहिए होता है। कौन कौन से एरिया में ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, ये इंपॉर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। क्या यूज़ है सर? जो थैले वगैरह बनते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मैट, रोप, यान, कारपेट, ये सारे आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, और इसके हाई कॉस्ट के कारण जनरली इसका प्रोडक्शन जो मार्केट में है वो देखने को हमें मिलता है कि मार्केट में इसकी पकड़ वर्ल्ड मार्केट में कम हो रही है, और आर्टिफिशियल जो थ्रेड्स हैं या आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया है, लाइक नायलॉन या लेनन। बट स्टिल इंडिया के अंदर कोशिश की जा रही है कि इस जूट प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, कि कैसे कैसे क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं थ्रू आउट द इंडिया के अंदर। तो आप देखते हैं कि इंडिया का अंदर एग्रीकल्चर हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है, और लैंड का जो हमने यूज़ किया है, हमने कोशिश की कि उसका सस्टेन्ड यूज़ करें, बिकॉज एग्रीकल्चर हमें सालों सालों तक करनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब जो नए नए मेथड्स आने शुरू हुए, नई नई टेक्निक इस्तेमाल करनी शुरू की हमने, वो सस्टेनेबल नहीं है, और जिसके कारण कई सारे इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, अभी भी कई सारे फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर जिन्हें इस इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं मिल रहा, और वो अभी भी मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है ताकि अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकें, और स्टिल वो डिपेंडेंट है नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर, कि वो जो HYV सीड्स, इरिगेशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो कुछ ही एरियाज में लिमिटेड था, राइट। और बिकॉज ये सारे उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के चलते फूड डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन वहीं पे कम होता जा रहा है। तो ज़रूरत है कि ऐसे नए एडवांसमेंट्स लाए जाएं कि सस्टेनेबली हम ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सकें। एग्रीकल्चर जो बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर 55% लोगों को ऑलमोस्ट 55% ऑफ पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है, उसको सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो कोशिश क्या करनी है? कलेक्टिवाइजेशन किया जाए, जो लैंड इतना फैला हुआ है उसको कलेक्ट किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए होल्डिंग्स को, कोऑपरेटिव्स बनाए जाए, जमींदारी को हटाया जाए, लैंड रिफॉर्म लाए जाए, किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी जमीन ना हो, लोगों के बीच में लैंड इक्वली डिवाइड हो, रिसोर्सेज मिलने जाए, जिसके कारण एग्रीकल्चर को अच्छे से डेवलप किया जा सके। ऑल्दो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सारी कोशिशें की गई थी, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको याद आ रहा होगा पहले बहुत बड़ी ज़मीन सिर्फ और सिर्फ ज़मींदार के नाम पे। अभी ज़मींदार क्या करता था, इसी लैंड में पीजेंट से खेती कराता था, और सारी लैंड उसके हाथ में कि सर 100 एकड़ ज़मीन ज़मींदार के नाम पे। कैसे लोगों को ज़मीन मिलेगी? और ज़मींदार सर वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। कोशिश की गई लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएँ, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, राइट, कि लोगों के बीच में लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उसको उससे लैंड वापस लेके लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड कर दी जाए। उसके अलावा जो इंडिया के अंदर हमने बात की कि इनहेरिटेंस के कारण लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको भी कम करने की कोशिश की जाए, और कोशिश यही रहे कि सर एक ही जगह पे लैंड कंसोलिडेट रहे और सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ आकर एग्रीकल्चर करते रहें। ऑल्दो लॉस कई सारे बने, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लॉ को इवेड भी करना शुरू किया, राइट। 1960s 70s में इवन ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेकर आया गया, जहाँ पे आपने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस की। उसके अलावा आपने व्हाइट रेवोल्यूशन भी लाया, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा गया, जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, और एग्रीकल्चर को बेसिकली बढ़ाने की कोशिश की गई। बट इसके कारण भी प्रॉब्लम यही हुआ कि कुछ ही स्टेट्स को इसका फायदा हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और पर्टिकुलरली बाकी सारी जगहों पे इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
1990 से कोशिश ये करेगी कि लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाए कि बेसिक जो कॉमन फार्मर्स हैं उन सबको इसका फ़ायदा मिल सके, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलता है। आगे चल के गवर्नमेंट ने और भी काम करने शुरू किए, जैसे उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना शुरू किया कि अगर आपकी क्रॉप फेल हो गई, इंश्योरेंस आप करवा लेते हैं, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। फ्लड साइक्लोन के कारण अगर क्रॉप खराब हो रही है, फायर और डिजीज़ के कारण ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश किए जाने लगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टैब्लिश की जाने लगी, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए बैंक स्टैब्लिश किए जाने लगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये सारी कोशिशें की गई कि फार्मर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएं, फार्मर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएं कि वो एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकें। लेकिन स्टिल उतना फायदा अभी भी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट स्टिल कंटिन्यूसली काम कर रही है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये कुछ अदर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है कंटिन्यूसली, ताकि लोगों को चीप लोन्स प्रोवाइड करा सकें, ताकि लोग एग्रीकल्चर को अच्छे से कर सकें और अपनी जो भी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें विद दीज चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो लोन मिल रहा है उससे। उसके अलावा वेदर बुलेटिन्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जहां फार्मर्स को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं, उनको बताया जाता है कि आप कैसे अच्छे से खेती कर सकते हैं, वेदर में इस साल क्या फोरकास्ट है, आप कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, किससे फ़ायदा मिलेगा। टेस्टिंग करते हैं सॉइल की, लैब में ले जाके आप सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं कि आपकी क्रॉप में क्या ग्रो करना है, इसको मतलब आपकी सॉइल में क्या ग्रो करना है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। उसके अलावा गवर्नमेंट एमएसपी भी लेकर आई, हमने पढ़ा एमएसपी क्या सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। फार्मर्स को प्रोड्यूस ले जाके मार्केट में बेचने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच सकते हैं और उन्हीं सब सारा पैसा कमा सकते हैं कि उन्हें अब मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट को सारा पैसा क्रॉप बेच दीजिए। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, एंड यू आर फ्री टू सेल योर गुड्स। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स ले रही है जिसके कारण एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके और फार्मर्स को सारे बेनिफिट मिल सकें। इसी के चलते हुए हम बात करते हैं कि सर एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट भूदान ग्रामदान मूवमेंट चलाया गया था। आखिर ये क्या था? महात्मा गांधी जी के ही एक सक्सेसर थे। महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था कि मेरे एक सक्सेसर हैं जो कि हैं विनोबा भावे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, गांधीयन फिलॉसफी को ये फॉलो करते थे और महात्मा गांधी जी की तरह ये भी विलेजेस और फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए वर्क करना चाहते थे। उन्होंने कई सारे सत्याग्रह में भी पार्ट लिया था गांधी जी के साथ, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्याग्रहीज। और आप समझेंगे कि ग्राम स्वराज की जब गांधी जी ने बात की थी तो ही वाज द पर्सन जो सबसे आगे आकर उनका सपोर्ट कर रहे थे। बेसिकली गांधी जी जब शहीद हो गए 1948 में, तो विनोबा भावे जी ने उनकी पद यात्रा को शुरू किया। जनरली वो एक गांव से दूसरे गांव पूरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे थे ताकि गांधी जी जो काम करना चाह रहे थे, जो पीस, जो स्वराज की बात वो लोगों के बीच में फैलाना चाह रहे थे, वो इन्होंने फैलाना शुरू किया लोगों के बीच में। और उसी के दौरान वो जब पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में पहुंचे तो वो कुछ लैंडलेस पुअर लेबरर्स उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि सर प्लीज आप हमारे लैंड हमारे वेलबींग के लिए भी कुछ काम कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन हमारे पास है ही नहीं, सारी जमीन जमींदार ने हड़प रखी है, हमारे पास जमीन है ही नहीं, हम प्रोडक्शन करें कैसे, प्रोडक्शन किस चीज में करें? और प्रोडक्शन ना कर पाने के कारण सर हमारी इकोनॉमिक स्थिति जो है वो भी बहुत ज्यादा खराब है, राइट। तो जनरली प्रॉब्लम क्या है कि सर जब लोग इनके पास पहुंचे तभी इन्होंने प्रॉमिस किया कि सर मैं कोशिश करूंगा कि आगे आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मैं प्रस्ताव दूं कि आपके लिए कुछ काम किया जाए और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड। इसी मीटिंग के दौरान श्री रामचंद्र रेड्डी जो विनोबा भावे जी की मीटिंग का एक हिस्सा थे, वो एक बहुत बड़े जमींदार थे, उन्होंने उठकर एकदम से कहा कि मैं अपनी 80 एकड़ जमीन आपको देता हूं। एंड दिस वाज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, ग्राम दान भूदान। और यहीं से शुरू हुआ कि विनोबा भावे जी ने एक गांव से दूसरे गांव जाकर जमींदारों से ये रिक्वेस्ट की, उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि सर आपके पास इतनी जमीनें हैं, आप उन्हें दान करना शुरू कीजिए, आप उन्हें देना शुरू कीजिए ताकि लोगों के बीच में इक्वली बांटी जा सके। अब आप जस्ट सोचिए कि अगर इनकी 80 एकड़ जमीन, अगर उसमें से हाफ एकड़ भी अगर हम फार्मर्स को दें तो 160 फार्मर्स के पास अपनी खुद की जमीन आ सकती है और वो कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं। दिस मूवमेंट इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, और इसी को कहा गया था भूदान। भू जमीन, दान देना, भूदान या ग्राम दान, पूरा गांव दे दिया। जमींदारों के पास बहुत जमीनें होती थी, राइट। तो यहीं से आप देखेंगे कि सर बाद में विनोबा भावे जी ने इस आइडिया को पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और इनफैक्ट कई सारे विलेजर्स ने खुद आगे आकर लैंडलेस लेबरर्स को अपनी जमीनें देना शुरू की और इसको कहा गया ग्राम दान, ठीक है। सम जमींदार्स ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस, जो विलेजेस के ओनर थे, उन्होंने कई सारे विलेजेस लोगों को बीच में फ्री करना शुरू कर दिया, उनकी जमीनें छोड़नी शुरू कर दी और उसको ग्रामदान कहा गया। लेकिन कई सारे लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने कुछ पार्ट देना ही कोशिश किया और कुछ
फैमिली के बीच में कुछ कुछ पार्ट उन्होंने लोगों के बीच में बांटना शुरू किया। एंड दिस वाज भूदान ग्रामदान मूवमेंट, जो विनोबा भावे जी ने इंट्रोड्यूस किया था। और बेसिकली इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, कि विदाउट कोई खून बहाए एक बहुत बड़ा बदलाव सोसाइटी में लाया गया, और इसीलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया। कि सर जमीन के लिए जनरली तो मारा मारी होती है, वॉरफेयर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई मारा मारी नहीं हुई, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कोई वॉरफेयर नहीं हुआ, और पीसफुली लोगों के बीच में जमीनें बांट दी गई और फार्मर्स को कई सारी जमीन भी मिल गई। सो फ्रेंड्स, आई होप ये चैप्टर आपको एकदम क्लियर है। स्टिल अगर कुछ भी रह जाता है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।